नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। कई बार ऐसा होता है कि जो किडनी रोग के मरीज़ होते हैं, अगर वो डायलिसिस शुरू करा लें, तो ट्रांसप्लांट से हिचकिचाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर डायलिसिस के भरोसे सब कुछ ठीक है, तो फिर ट्रांसप्लांट की क्या ज़रूरत है? तो क्या डायलिसिस के अपने भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर वाक़ई सिर्फ़ डायलिसिस पर रहकर ही ज़िंदगी बिताई जा सकती है? आज के एपिसोड में ये समझेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने-माने किडनी डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, जब भी डायलिसिस के कोई मरीज़ होते हैं तो वो अक्सर ट्रांसप्लांट से बहुत हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि डायलिसिस से ही जब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ट्रांसप्लांट कराकर इतनी झंझट मोड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे ऐसा कहते हैं लोग, शरीर नाज़ुक हो जाता है, तो वो सब छोड़कर लोग डायलिसिस ही प्रेफ़र करते हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएँ कि क्या डायलिसिस वाक़ई उस पे पूरे लाइफ़ लॉन्ग रिलाई किया जा सकता है या फिर ट्रांसप्लांट बेहतर ऑप्शन है? हाँ, बहुत ही उचित क्वेश्चन है आपने पूछा है। जनरली ये जो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट ये कराने की कब ज़रूरत पड़ती है? ये जनरली सीकेडी लास्ट स्टेज है, सीकेडी स्टेज 5 हम लोग बोलते हैं। इस कंडीशन में और प्लस साइन एंड सिम्टम ऐसा होने लगे कि किडनी उतनी इफ़ेक्टिवली आपकी काम नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए, जिसके कारण लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप की होती है, जो किडनी को हम रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल किडनी से या ट्रांसप्लांट से। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में पहला है डायलिसिस। डायलिसिस भी 2 टाइप के हो गया, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा हीमोडायलिसिस। और सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसप्लांट। तो कुछ बहुत सारे मरीज होते हैं जो डायलिसिस पे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और कंटिन्यू रखते हैं, तो ट्रांसप्लांट पर क्यों जाएं हम लोग? तो डायलिसिस के कुछ कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ट्रांसप्लांट के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और दोनों में हेड टू हेड स्टडी भी देखा गया है कि क्या कुछ लोग जैसे डायलिसिस पर हैं और कुछ लोग ट्रांसप्लांट में हैं, कौन आगे लाइफ में बेटर कर रहे हैं, किनका सर्वाइवल ज़्यादा है, किनको कॉम्प्लिकेशंस कम है। इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्या बेनिफिट, क्या मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। तो जनरली देखा गया है कि जनरली किसी भी डिजीज़ में इस तरह जो क्रोनिक डिजीज होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होते हैं, हम लोग इस तरह देखते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल कितना है, 10 ईयर सर्वाइवल कितना है। तो देखा गया है कि 5 ईयर सर्वाइवल इन डायलिसिस इज़ ओनली 40%। मतलब अगर 100 पेशेंट हैं वो डायलिसिस पर हैं तो 5 साल में 40% ही पेशेंट बचते हैं। जबकि इन केस ऑफ ट्रांसप्लांट, मतलब जिसका ट्रांसप्लांट हुआ उनका देखा गया 5 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 96-97%। तो ये सिंपल डेटा है जिसको देख के ही हम लोग को लग रहा है कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। मतलब आपका सर्वाइवल ऑन डायलिसिस इज़ मच मच लेस देन दैट ऑफ सर्वाइवल ऑन ट्रांसप्लांट। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा, डायलिसिस के कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे डायलिसिस के लिए आपको एक एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेस जिस कंडीशन में, जिसको हम लोग एवी फिस्टुला बोलते हैं, तो कभी कभी किसी पेशेंट्स को एक्सेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार ब्लॉकेज हो जाता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। ड्यूरिंग डायलिसिस भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे ड्यूरिंग डायलिसिस आपका किसी किसी पेशेंट का बार बार शुगर फॉल हो जाता है, बीपी फॉल हो जाता है। डायलिसिस का अपना कॉम्प्लिकेशन, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, बीपी कभी बढ़ जाना, बीपी कभी घट जाना, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम ओवरकम हो सकता है अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो डायलिसिस पेशेंट को होता है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन मतलब आप बहुत सारी चीज़ नहीं खा सकते हैं, कुछ चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो पोटेशियम, उनको रहता है कि पोटेशियम कम खाएं, फॉस्फोरस का इंटेक कम करें, हाई प्रोटीन लें ताकि डायलिसिस में जो प्रोसेस में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको मेकअप करें। तो ये सब आप ओवरकम कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के थ्रू। ट्रांसप्लांट में आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ही हद तक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाता है। खाने में रिस्ट्रिक्शन कुछ रह नहीं जाता है। इनिशियली ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा रहता है, जो भी 6 मंथ के बाद जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लोगों की तरह हो जाता है। तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर ऑप्शन दैन दैट ऑफ डायलिसिस। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी। जब लोग कॉस्ट की बात करते हैं दोनों इलाज की तरफ, तो ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्च ये लोगों को नज़र आता है, लेकिन डायलिसिस को लेकर लोग ये सोचते हैं कि ये कम खर्चा है, इफ़ेक्टिव भी है, तो यही ऑप्शन जो है वो हम चूज़ करें। तो कॉस्ट को लेकर क्या डिफरेंसेस हैं?
हाँ, ये किडनी पेशेंट का सबसे बड़ा इशू कॉस्ट को लेकर ही है। किडनी पेशेंट अगर लास्ट स्टेज में है, डायलिसिस पर जा रहा है या ट्रांसप्लांट पर जा रहा है, तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी कॉस्ट के कारण बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो जनरली अगर हम लोग हेड टू हेड अगर कंपेयर करें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में, तो जैसा कि मैंने देखा है कि, और जैसा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डायलिसिस में क्या है कि आपको हर एक वीक में 3 बार आना पड़ेगा, और 3 बार का हर एक खर्चा जैसे 2,500 से लेकर 3,500 तक का कॉस्ट पड़ता है। तो हर एक सप्ताह में गुना 3 कर लें, फिर उसको गुना करें 4, फिर उसको गुना करें 12। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसप्लांट का खर्चा जो इनिशियली एक बार में ज़्यादा लगता है, 5 लाख 6 लाख ऐसे कुछ लगता है, तो 1.5 से 2 साल के बाद वो आपको फिर डायलिसिस का कॉस्ट निकल जाएगा। मतलब अगर आप 1.5 साल डायलिसिस करा रहे हैं और एक बार ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बात बराबर है, उसके बाद सिग्निफिकेंटली आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। और डायलिसिस तो लंबा और डायलिसिस तो कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए ट्रांसप्लांट का खर्चा इनिशियली ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो मच चीपर देन दैट डायलिसिस। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।